नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर आपके साथ बंगाल के चुनाव की चर्चा करने के लिए। कोरोना की इस बड़ी लहर के बीच में चुनाव पर चर्चा करना, चूँकि ये एक बंगाल का चुनाव तमाम लोगों के लिए एक इंटरेस्ट का चुनाव है और इस वक्त देश में कोरोना की एक बड़ी लहर भी जारी है। ऐसे में कई बार सोचता हूँ कि यहाँ बंगाल में हूँ, दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के जो हालात हैं उनको देखते हुए यहाँ कई बार चर्चा करना थोड़ा सा मुझे अलग लगता है, लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ हम लोग चुनाव को कवर कर रहे हैं और बार बार बंगाल पर ही बात कर रहे हैं, तमाम लोग आप लोग भी बंगाल पर ही जानना चाहते हैं, तो इसीलिए इस समय बंगाल पर ही बात होगी। आज के दिन की अगर मैं चर्चाओं की बात करूं कि नादिया ज़िले के नकाशीपारा में, पूर्व वर्धमान में और कई जगह पर गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियां की। इसके साथ साथ ममता बनर्जी पूरी तरह अपनी पार्टी की तरफ से रैलियों पर, रोड शो पर थी और पूरा जो आज का चुनावी प्रचार था वो इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द कहीं लिपटा रहा। जो दिन भर का घटनाक्रम रहा उसमें राहुल गांधी की तरफ से भी एक एंट्री हुई, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि वो आगे जो उनकी रैलियां होनी थी, 5 रैलियां उनकी होनी थी, जो प्रस्तावित रैलियां थी, उन एक एक दिन में 2 रैलियां थी और एक रैली उनको करनी थी कोलकाता साउथ में। लेकिन वो रैलियां उन्होंने कोरोना के चलते रद्द कर दी हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगे। इस पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें भी कही हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोरोना की इस लहर के बीच में ये कुछ लोगों को ये लग रहा है, जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कि उनको ये लग रहा है कि कोरोना को जानबूझ के इस चुनावी उसमें रखा जा रहा है और कुछ लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। कोरोना तब आता है जब 4 फेज़ के चुनाव हो जाते हैं, उससे पहले कोरोना नहीं आता है। तो कोरोना को लाने के लिए 4 फेज़ का कोई रिलेशन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पूरा एक बीमारी जिस तरह से आपके अपने परिजनों को, अपने जानने वालों को, अपने करीबियों को अपने उसमें खींच रही है, मौत के जाल में खींच रही है, आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा रही है, तो यकीनन इसको लाने में किसी की साजिश नहीं हो सकती। इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है, जिसका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर भी आज हम लोग बातचीत करेंगे इसी चुनाव की परिचर्चा में, क्योंकि आज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है और उस खत का मजमून भी उन्होंने साफ किया है। किस तरह से उन्होंने इस खत के क्या मायने और इस खत का इस समय इस पूरे परिदृश्य में क्या मामला है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले है कि आज अमित शाह ने जो सबसे बड़ी जो बात कही है, उसी पर अगर मैं गौर करूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने साफ तौर पर 122 सीटें इन 5 फेज़ में उन्होंने कहा कि हमको मिल रही हैं। कई जगह उन्होंने कहा जो अमूमन वो अभी अब हर रैली में कह रहे हैं, हर रैली में लगभग एक ही सी बातें दोहराते हुए, चूँकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, तो एक रैली में अगर कोई दूसरा शब्द कहता है तो उसको पहले शब्द से पहला आदमी काट देता है। उन्होंने कहा कि नक्काशी पारा में कहा कि बटन इतना जोर का दबे, करंट दीदी को उसमें लगे, कोलकाता में लगे। और वही जो कह रहे हैं कि वो सीए आएगा, आप रोक नहीं सकती। लेकिन सबसे अहम है कि 5 सीटों की 180 सीट पर में से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और इस समय देश के गृह मंत्री 122 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराने की बात कर रहे हैं, जो अभी तक 5 फीस का चुनाव हुआ है। इसमें 200 से ज़्यादा जीत की जो बात की जा रही थी, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो उसको फिर वो दोहरा रहे हैं। हम लोगों को देखना होगा कि आखिर इसका वजह क्या है, और उस पर बातचीत करने के साथ साथ हमको देखना होगा कि किस तरह से अभी तक के फेज़ में बीजेपी फेज़ वाइज आगे बढ़ती दिखी, या तीसरे फेज़ की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ काफ़ी बढ़त टीएमसी ने ली थी। मतलब काफ़ी का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जो अभी तक के पहले 2 फेज़ के बाद जिस तरह से साफ होती हुई दिखी, हम लोगों ने पुरुलिया, बांकुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों का अगर हम लोग गौर करते हैं, उस वक्त उस चुनाव में हम लोग थे तो उस समय के हिसाब से वो काफ़ी बढ़ती दिखी थी। लेकिन इस 5वें फेज़ के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास काफ़ी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत अहम चरण छठा चरण है। जो छठा चरण है वो ये इस बात की तरफ इशारा, मतलब इस बात की तरफ इशारा कर देगा, संकेत कर देगा कि बीजेपी आखिर इसमें कहाँ तक पहुँच रही है। यानी बीजेपी सत्ता के करीब पहुँच गई है, या पहुँचने वाली है, या पहुँचने की संभावनाएं हैं। ये आपको छठे फेज़ की वोटिंग के बाद पता चल जाएगा। 22 तारीख की जो वोटिंग होगी वो बहुत अहम वोटिंग है। उस वोटिंग से काफ़ी चीज़ें साफ होंगी। अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि उन उन तमाम सीटों में जो छठे फेज़ की हैं, वो
इस समय जिनका प्रचार जो है चरम पर है, वो 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटें हैं। इसमें काफ़ी 306 उम्मीदवार खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल दोनों ने 43 के 43 सीटों पर उनके उम्मीदवार हैं। कांग्रेस 12 पर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और ये जो है अब हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि चुनाव प्रचार कल शाम तक बंद हो जाएगा, क्योंकि अब चुनाव आयोग की जो नई गाइडलाइंस हैं, जो अभी हम लोगों ने बताया था पिछली बार कि 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होगा। इस पूरे गौर पर हम लोगों ने ये राजनीतिक जो इस समय का डेवलपमेंट था उस पर बात की, लेकिन मैं इसमें आज हम लोग बात जो करेंगे उसमें मेन होगा कि आखिर इस छठे चरण की सीटों पर क्या उम्मीद बीजेपी की है, टीएमसी कहाँ मजबूत है और बीजेपी कहाँ कमज़ोर हो सकती है या बीजेपी कहाँ लीड ले रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि छठा, सातवां और आठवां चरण जो है टीएमसी का है। ऐसा नहीं है, ये चरण बहुत अहम है। छठा चरण मैं ये कह सकता हूँ कि साफ तौर पर लगभग पांचवें चरण की तरफ हो सकता है, पांचवें चरण की तरह हो सकता है और बीजेपी इसमें अपने लिए यहाँ से तय कर सकती है कि क्या वो वाकई इस राज्य की सत्ता को हासिल करने जा रही है। क्योंकि अभी तक के लिए संकेत उसके लिए काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन छठा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक 180 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें से गृह मंत्री अमित शाह का कहना यह है कि वो 122 सीटों पर जीत रही है। हम लोगों ने कई सारी चीज़ें बहुत थोड़े थोड़े शब्दों में की, लेकिन आज अमित शाह जो हैं पूर्व वैशाली, स्वरूपनगर, हावड़ा जैसे क्षेत्रों में रहे। इसके अलावा ममता बनर्जी जो हैं कृष्णानगर, दक्षिण उत्तर 24 परगना और भवानीपुर में थी, जो उनको अपनी सीट, और तेहट्टा में ये था। उसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि बीच में उन्होंने आज कई सारी चीज़ें हुई कि ममता बनर्जी ने साफ कहा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने बाहर कोरोना को भेजा। इससे पहले इसी मसले पर पी चिदम्बरम प्रधानमंत्री पर तंज कस चुके थे। कहा था कि इस वक्त जो है, जो हालात हैं उसमें प्रधानमंत्री ने अगर कोरोना पर मीटिंग के लिए, बंगाल का युद्ध लड़ रहे प्रधानमंत्री ने अगर कोरोना के लिए समय निकाला तो ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि इस बात पर वो लोग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी सभाएं कैंसिल की हैं, उसको कांग्रेस अपने एक बड़े मॉरल विक्ट्री के तौर पर देख रही है। और मुझे लगता है कि इस समय बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 4 फेज़ के बाद आए, ये बात सही है, 4 फेज़ के बाद आए, लेकिन अगला जो फेज़ है, जो अगले आने वाले फेज़ है, मुर्शिदाबाद, मालदा या उसी तरफ बीजेपी कांग्रेस की ताकत है। उससे पहले आस-पास आप कांग्रेस की बहुत ताकत नहीं देख पाते, यानी जो लड़ाई थी वो उसी हिस्से में थी। इसके अलावा वो लड़ाई मुझे लगता है कि बाकी सब कांग्रेस कहीं दिख भी नहीं रही थी। तो ऐसे फेज़ में आपने प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, लेकिन वहाँ से हटा। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस समय राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए कुछ कर पाते, इस पर भी संदेह है, क्योंकि पूरी तरह से वोट शिफ्टिंग हो रहा है। यहाँ से कांग्रेस और वाम मोर्चे के वोट को दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। जैसे वाम मोर्चे के ज़्यादातर वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं और कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो मुर्शिदाबाद और जो मालदा में होगा, जो उस हिस्से में होगा, उसमें टीएमसी, हम लोग ये बातचीत हम लोग कई बार कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग रिपीटिशन बात करते हैं, तो लेकिन चूंकि रोज़ आपको इसी चुनाव पर बात करनी होती है और रोज़ रोज़ के डेवलपमेंट में एक दूसरे से शीरा जुड़ा हुआ होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये बात हम लोगों ने कई बार कही कि आखिर किस तरह से। लेकिन हम अब उस पर जाते हैं कि ममता बनर्जी ने आज जो चिट्ठी लिखी उसके क्या मायने हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि पिछले 5-6 महीने में मेडिकल ऑक्सीजन और टीकों की आपूर्ति के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय अपनी छवि चमकाने के लिए देशों को टीकों का निर्यात किया गया और प्रधानमंत्री एक योजना बनाने में विफल रहे। अपने उसमें उन्होंने साफ कहा कि आपने हमारे देश में दवा नहीं, लेकिन 80 देशों में दवाएं भेजी गए हैं। आप दवाएं देते हैं तो मुझे मालूम नहीं है, मतलब मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन पहले अपने राष्ट्र को उपलब्ध कराएं और आप अपने नाम को गौरवान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री से इस्तीफा आज ममता बनर्जी मांग रही हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में केस बढ़ रहे हैं, बंगाल में काफ़ी केस बढ़ रहे हैं और चुनावी रैलियाँ इन केसेस को काफ़ी बढ़ा देंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। जब हम लोग इस चुनाव प्रचार से 2 मई को इसके रिज़ल्ट के बाद हम लौटेंगे, तो ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें बंगाल पर ये बीमारी काफ़ी भारी पड़ सकती है। 2 मई के बाद जो भी सरकार बनेगी उसको इस चुनौती का एकदम सीधे सामना करना पड़ेगा। हम लोग अगर बात करते हैं 6 फेज़ की, चलिए हम लोग 6 फेज़ पर बात करेंगे। मैं इसलिए भी आज इस तरह से बातें कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों के कई जानने वाले लोग इस समय दिल्ली में इस संघर्ष में हैं
वो हॉस्पिटल में भी हैं और आईसीयू में भी हैं। तो इसीलिए कई सारी चीज़ें कोरोना का जो जिस तरह की महामारी इस समय फैल रही है, वो आप यूपी के अलग अलग शहरों में देख रहे हैं। लगता है जैसे सिस्टम को कहीं कोई लकवा मारता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा आ रही है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आपके पास बेड नहीं है, आपके पास दवाइयाँ नहीं हैं, रेमडेसिविर नहीं है, और आपके साथ हॉस्पिटल्स में किस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये तमाम चीज़ें इस समय चर्चा का विषय हैं जिस वक्त हम बंगाल की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही वापस में, अगर मैं ये बताता हूँ आपको कि किस तरह से माफ़ कीजिएगा, ये शायद मुझे लगता है कि कल का एक वो खुल गया है, उसको मैं दोबारा से खोलने की कोशिश करता हूँ कि जो हम लोगों ने एक पूरा वो बनाया है कि 6 फेज में आपको क्या क्या मिलता हुआ दिख रहा है। मैं 6 फेज की इस वोटिंग को आपके सामने खोलना चाहूँगा। ये शायद 5th फेज लगातार खुल गया है, मैं उसको बंद कर कर आपके लिए 6 फेज खोलना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग सीट दर सीट क्या क्या हो सकता है उस पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और मुझे लगता है कि हम लोग भी उस पर ज़्यादा इस डाटा पर ध्यान दे पाएंगे कि आखिर इस डाटा में क्या हुआ है। अब हम लोग खोलते हैं 6 फेज। आखिर इस 6 फेज में क्यों छिपा है बंगाल की सत्ता का राज, क्यों ये चाबी बंगाल की सत्ता पर बताती है। अब हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग लोकसभा सीट के हिसाब से हम लोग एनालाइज कर रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से, क्योंकि 2019 से पहले बीजेपी को आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, उन सीटों पर जो हाल है वो नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए मैं लोकसभा सीट के हिसाब से भी बता सकता हूँ कि विधानसभा सीटें किस पर क्या हुआ। दार्जिलिंग की ही लोकसभा सीट की एक हिस्सा चोपड़ा है, जो जिसको इस पूरे चुनाव में हम लोग देखेंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट नादिया जो डिस्ट्रिक्ट दिनाजपुर और होगा, लेकिन सीट जो है चोपड़ा यहाँ से होगी जो लोकसभा में दार्जिलिंग के साथ आती है। यहाँ बीजेपी को 49,000 वोट मिले थे, और ए जो टीएमसी है उसको 94% वोट मिले, यानी बीजेपी के पास 26% का वोट शेयर था और टीएमसी के पास 50% से ज़्यादा था। हालांकि इसी बीच में अगर हम लोग जोड़ते हैं जो आईएनसी और सीपीआई का वो है, वो टैली भी 18% वोटर है, लेकिन 18% का टर्नआउट भी अगर बीजेपी अपनी तरफ लेती है तो भी उस कंडीशन में नहीं पहुंचती दिख रही है जिसमें कि वो टीएमसी के साथ मुकाबला करते दिख रही हो। यानी चोपड़ा की सीट पर काफ़ी टफ मामला है बीजेपी के लिए। अब हम लोग बात करते हैं रायगंज की, जिसमें कि इस्लामपुर है, ग्वालपोखर है, चकोलिया है, करंदिगा है, हेमताबाद है, कालीगंज है, कालियागंज है और रायगंज है। ये सीटें हैं। इन पर मैं अगर आपको पहले ये बता देता हूँ कि किस तरह से बीजेपी ने इन पर पिछले चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन किया। बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्स्ट इस्लामपुर पे था 2019 में। 35% वोट शेयर बीजेपी का था, 38% वोट शेयर वहाँ टीएमसी का था, लेकिन 23% का जो समीकरण है वो संयुक्त मोर्चे के पास, यानी कांग्रेस और सीपीएम के बीच में था। ये एक ऐसा, ये 23% इस पूरे फेज में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो कि बराबर। मैं एक बार फिर बता दूं कि ये जो 44 सीटें हैं उनमें से 22 सीटें 23 सीटें टीएमसी अग्रता दिख रही है और 22 के करीब पर बीजेपी है, 21 पर बीजेपी बढ़त बनाई थी जो उन लोगों ने। यानी मैं फिर बार बार कह रहा कि छठा फेज इसलिए सबको गौर करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से अब बीजेपी की किस्मत का जो फैसला है वो यहाँ से होने लगेगा, और यहाँ काफ़ी बड़ी जो लड़ाई है वो इस बात की तरफ भी इशारा कर देगी कि क्या टीएमसी ने ये मैदान खो दिया या बीजेपी ने मैदान में एक आगे जाकर कहीं जाकर रुक गई है। ये यहाँ से फैसला होगा, क्योंकि छठे और सातवें फेज में जो कोलकाता की कुछ सीटें होंगी और जो अलग अलग जगहें होंगी, यानी जहाँ वैसे तो मुस्लिम आबादी जहाँ काफ़ी ज़्यादा होगी, उन तमाम सीटों पर, चाहे वो 67% वाला मुर्शिदाबाद, मालदा और इन तमाम सीटों पर है, तो वहाँ बीजेपी को बहुत ज़्यादा अपने आप से भी उम्मीद नहीं होगी, गुंजाइश नहीं होगी। हालांकि प्रधानमंत्री भी रैली करने वाले थे, तमाम लोग वहाँ थे, लेकिन वहाँ कितनी उम्मीदें होंगी इस पर मुझे शक है कि वहाँ टीएमसी ज़रूर अपना घाटा पूरा करने की कोशिश करेगी, कांग्रेस और सीपीएम के गड़मर सेंध लगाकर। यहाँ कांग्रेस के रहते हुए टीएमसी बहुत कोशिशों के बावजूद घुस नहीं पाई थी अभी तक की राजनीति में। इस वक्त भी वो कोलकाता की ताकत हुआ करती थी टीएमसी, जिस तरह से पहले कांग्रेस ताकत हुआ करती थी। अगर आपको याद होगा, सौमेन मित्रा, अजीत पांजा और ये तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के हुआ करते थे वो उसी हिस्से से जीत के आया करते थे। बाद में वो टीएमसी में आए जिनमें से, और उन लोगों ने फिर वो हिस्सा कब्जा लिया। लेकिन गांव और पंचायतों के पास बहुत लंबे समय तक, यानी सत्ता
सत्ता जाने के बावजूद भी जो वाम मोर्चे की सरकार है, वाम मोर्चा काफ़ी दिन तक मजबूत रहा। और अब इसी को जोड़ के कांग्रेस और वाम मोर्चा और आईएसएफ है। लेकिन वाम मोर्चे के बहुत सारे समर्थकों पर जो हम बात कर चुके हैं, आईएसएफ से हाथ मिलाने के बाद काफ़ी प्रेशर पड़ा और वो वोट काफ़ी शिफ्ट हुआ। हालांकि इस बार वाम मोर्चे ने काफ़ी युवा प्रत्याशियों को टिकट दिया, जो उसकी एक और राजनीति की तरफ इशारा करता है कि जो कहा जा रहा है कि 2026 में अगर बीजेपी 2021 में आती है बंगाल में, तो वाम मोर्चा 2026 की तैयारी कर रहा है। वो वापस, उसका कहना ये है कि नए एजेंडे के साथ, नए लोगों के साथ, नए यंग ब्लड के साथ वो एक बदलाव की बात करने की कोशिश कर रहा है। ये तो बाद में बात करेंगे कि इस पर कितना असर उसका होगा, लेकिन इस समय मौजूदा चुनाव में वो कुछ भी करता हुआ नहीं दिख रहा है। दोनों पार्टियां लगभग 20 सीट भी अगर लेती हैं पूरे तमाम 294 सीटों से, तो वो भी बहुत ही मतलब उनकी बड़ी कामयाबी होगी, ये उनके नेताओं को भी मालूम है। ग्वाल पोखर में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीट थी। यहाँ 20 मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं, ग्वाल पोखर पर एक तरफा दिख रहा था, क्योंकि 51% के साथ टीएमसी थी और 20% बीजेपी के पास थी। अगर वो 26% आईएनसी और उसको भी जोड़ते हैं तो ये लड़ाई नहीं है। चकुलिया ऐसी सीट है जिस पर दोनों पार्टियों के बीच में काफ़ी संघर्ष कांटे का रहा। 5% का महज अंतर रहा। टीएमसी 36 के साथ थी, लेकिन 29% के साथ तीसरा मोर्चा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ तीसरा मोर्चा लगातार आपको, कि अगर आप शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, यानी इस लड़ाई में चेंज क्यों हो सकता है, लोकसभा सीटों से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी को क्यों आ सकती हैं, या टीएमसी ये सीटें खो क्यों सकती है, या टीएमसी को ज़्यादा क्यों आ सकती है, इसके लिए मैं तीसरे आपको संयुक्त मोर्चे की बात कर रहा हूँ। उसके साथ अगर हम लोग उसके बाद क्रांति डिगा पर जाते हैं, वहाँ बीजेपी को बढ़त हासिल हुई थी। दूसरी सीट भी बीजेपी को बढ़त हुई, जो हेमताबाद है। तीसरी सीट कालियागंज है, वहाँ बीजेपी को 52% वोट के साथ है। और रायगंज है 55%। यानी अगर हम लोग रायगंज की सीट देखें तो एक जो 3 सीटें हैं वो बीजेपी को, 4 सीटें साफ तौर पर एज दिखा रही हैं, और ये एज कंटिन्यू बना रह सकता है बशर्ते इस वोटिंग स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर ना आए और जिस तरह का टेम्पो बीजेपी बनाए हुए है उसको बनाए रखे। बालूरघाट की सीट जो इताहार है, वहाँ भी जो काफ़ी टीएमसी के पास ताकत थी, लेकिन इस बार शायद काफ़ी मतलब वहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं उसको देखना होगा। करीमपुर मुर्शिदाबाद की एक सीट है, मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, जो करीमपुर में भी बीजेपी को थोड़ा पीछे हटना पड़ा था, और वहाँ जो सीट मिली हुई थी वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 7% वोटर का था, जो 42 उसके साथ है, टीएमसी के साथ है। और यहाँ भी 19%, लगभग 20% तीसरे मोर्चे के पास है। अगर वो टूटता है तो उसमें से बीजेपी को शायद कम फ़ायदा मिले, टीएमसी को उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। और ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जो उनमें से है कि कृष्णानगर में, तेहाटा में अगर हम लोग बात करते हैं, बीजेपी आगे थी, लेकिन बहुत क्लोज कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी थी, जो 43.82 के साथ थी। पलासीपुरा में अगर हम लोग पलासीपारा में देखते हैं तो टीएमसी बहुत आगे थी। उसके बाद फिर वापस कालियागंज की सीट है, जो कालियागंज 2 सीटें, ये दूसरा है 80 इसका सीट नंबर, कृष्णानगर का है, इसीलिए इसमें भी आपको दिखेगा कि 51% सीटों के साथ टीएमसी ज़्यादा है। और फिर नकासी पारा, जहां अभी मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह की बात बताई कि बटन इतनी ज़ोर से दबाइए कि करंट दीदी को कलकत्ता में लगे, उस सीट पर बहुत ही कम अंतर के साथ वो सीट जो है बीजेपी टीएमसी के पास जाती दिखी थी। अब उसमें चेंज हो सकता है। छपरा सीट जो है 54% के साथ टीएमसी के पास थी। छपरा उनका, कृष्णानगर पर दिलचस्पी होगी। कृष्णानगर में चूंकि वहीं मुकुल राय और उनका बेटा लड़ रहा है चुनाव, वहाँ दोनों सीटों पे बीजेपी आगे थी, और कृष्णानगर उत्तर पर तो काफ़ी बहुमत के साथ आगे थी, लगभग 60% वोट उसके पास था। इसी तरह से बनगांव की बातें अगर हम लोग करते हैं, चूँकि 4 डिस्ट्रिक्ट की हमने बातें की, लेकिन लोकसभा क्षेत्र अलग अलग हैं। कल्याणी में अगर हम लोग 45% की बात करते हैं और 42% पर ये टीएमसी है। मुझे लगता है कि डाटा बहुत ज़्यादा शायद आपको बोर भी करेगा, लेकिन हम इसको बताने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि इसमें बीजेपी का, जो अभी तक बहुत सारे लोगों से आप सुन रहे होंगे कि बीजेपी का इसमें नहीं है, टीएमसी बहुत आगे है, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी इस पर भी बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी। और बीजेपी अगर यहाँ फिफ्थ फेज की तरह का प्रदर्शन करती है तो मुझे लगता है कि तब बीजेपी के लिए बहुत सारी बातें आसान हो सकती हैं। बोलपुर की भी 3 सीटें हैं, बर्धमान पूरब की सीटें हैं, उसकी सीटें हैं, बसीरहाट है, बरसात है, दमदम है, बैरकपुर है। बैरकपुर याद होगा आपको, लोकसभा में बीजेपी का हाथ आया था, और अर्जुन सिंह जिसको वहाँ एक तरह से मसल मैन के तौर पर बीजेपी का माना जाता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ हैं। अगर मैं आपको उन सीटों के बारे में बताना चाहूँ कि जो बीजेपी आगे थी, तो उन सीटों में मैं इसको बताता हुआ चलता हूँ कि आपको बीजेपी लगभग
ये देखिएगा कि इसमें आपको बीजेपी मिल रही है गलसी सीट पर जो बर्धमान की है। इसके अलावा बीजेपी फिर आगे बढ़ती है बारासात की हाबरा सीट पर आगे है। इसके बाद आप उसको देखेंगे बैरकपुर में उसको आगे है। फिर उसके बाद बहुत ही उसके साथ कम नोआपारा में बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट से, यानी 0.3 कुछ तो वोटों का ही अंतर रहा है। लेकिन जगह डाल में बीजेपी आगे है। भाटपारा में बीजेपी 60% वोटों के साथ आगे थी। और यहाँ नयाठी उसमें भी बीजेपी आगे दिख रही थी। इसके अलावा बीजपुर अहमद इस पर भी बीजेपी आगे थी। ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा हम लोग गाई घाटा की बात करें, इसके बाद गाई घाटा के ऊपर बंगांव डाक और बंगांव उत्तर दोनों तरफ बीजेपी, यानी अगर जब बीजेपी वहाँ पहुँचेगी इसको जो हम लोग कहें हरिहन घट्टा, यानी जब बीजेपी बंगांव सीट पर होगी तो वो काफ़ी ताकत के साथ आगे होगी और लगभग सभी सीटों पर आगे होंगी, जो 1 2 3 4 5 6 7 सीटें हैं जो स्वरूप नगर की। मैं चूँकि आज ये डाटा पर हम लोग इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि छठा फेज़ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्लोज फाइट वाला फैक्ट्स है। यहाँ कोशिश की जा रही है, लेकिन इस समय आप देखेंगे छठे फेज़ तक जो मुद्दा अब बड़ा होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि परसों तरसों का ऑडियो भी कहीं गायब हो गया, क्योंकि जब चुनाव इतना हीट पर होता है, जब चुनाव इतना गर्म होता है तो उस दौरान मुद्दे रात दिन बदलते हैं। 8 फेज़ का चुनाव लड़ना बहुत बड़ी एक ताकत की ज़रूरत होती है। और ये मेरा पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि 8 फेज़ के चुनाव में बीजेपी को क्यों अग्रता हासिल है। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, जिस तरह से कि सीट अलग अलग उन्होंने लगाई है, सुरक्षा बल उनके हिंसा नहीं होने देंगे, इसके साथ साथ उनके कार्यकर्ता जो बाहर से आए हैं एक जगह से दूसरी जगह वो मदद कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 8 सीटों पर चुनाव लड़ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पैसे की और ताकत की, जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो बहुत मुश्किल होता है कि उसको सस्टेन किया जा सके। क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी के सामने अगर टीएमसी को यहाँ लड़ना है, करप्शन के बहुत आरोप हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। अगर आप देखेंगे बीजेपी का अगर एक झंडा है तो उनके भी 2 झंडे हैं, उनके 2 झंडे हैं तो बीजेपी के 3 झंडे, यानी चुनाव के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही है। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग को जो जाएंगे एफिडेविट, उनमें कोई भी फालतू नहीं खर्चा होगा, जो तमाम लोग अब ये मान चुके हैं। इसमें कोई मतलब चुनाव आयोग के, जब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा चुनाव आयोग की सख्ती में भी कमी आते हुए लगातार देख रहे हैं, क्योंकि हमको याद है उस समय जब हम लोग लिंगडो या उन तमाम केजी राव के, उन तमाम के अगर आपने देखे होंगे तो वो आपको याद होगा कि चुनाव आयोग किस तरह से टीएन शेषन ने एक निष्क्रिय संस्था से एक ताकतवर और लोकतंत्र की रक्षा संस्था में तब्दील किया था। लेकिन वो कुछ कुछ चीज़ें आपको कम दिखेंगी। यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से ताकत, यानी 8 फेज़ तक चुनाव लड़ना, उस टेम्पो को बरकरार रखना, ये किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहता और तब तक हाँफने लगते हैं, क्योंकि आपके पास एक ही स्टार प्रचारक है। टीएमसी के पास और कोई प्रचारक स्टार नहीं है, क्योंकि अगर आप अभिषेक बनर्जी की बात करते हैं तो वो सिर्फ उनके लिए स्टार तब होता है जब दूसरी पार्टियों को उन पर आरोप लगाने का मौका होता है, तभी अभिषेक का नाम चर्चा में आता है। नहीं तो अभिषेक आपको जो पॉलिटिकल विमर्श है उसमें सिर्फ एक करप्शन के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया गया है, अगर हम लोग देखें उसको। और चूँकि बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ जाती हैं, नारदा, शारदा, रोज़ वैली, इन सब में जो हुआ और आखिर में उसमें एक्शन क्यों नहीं हो रहे थे या किस तरह से सेंट्रल एजेंसीज़ को उस पर काम करना पड़ा, इसके लिए आपको अभिषेक की कार्यशैली को समझना होगा। अगर हम उसकी बात करें, इस पूरे मसले में अगर हम लोग देखते हैं कि मैं जो उसको कहना चाह रहा था आज थोड़ा सा, मैं इसलिए भी मुझे लगता है कि आज कोरोना की हालात दिल्ली से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है, इसीलिए बहुत बार ध्यान भटक कर वापस दिल्ली और कोरोना की तरफ जाता है। लेकिन मैं ये जिस तरह से 8 फेज़ के चुनाव में उसको 3 फेज़ को मिलाकर 1 फेज़ करने की बात की गई थी, ममता बनर्जी ने जिस तरह की चाहे दलीलें दी हों उनकी पार्टी ने, लेकिन उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि थकावट उनकी उस पर हावी होने लगती है। उनके कार्यकर्ताओं को इस तरह का ताकत और उस तरह की जो एक लंबे चुनाव तक लड़ने की ऊर्जा होती है वो दिखती नहीं है कई बार, और ये काफ़ी उस क्लोज फाइट में बहुत अहम हो जाती है। बीजेपी यहाँ जो 4 फेज़ के बाद जब वहाँ से चुनाव निपट गए बाहर से, तो उनके कार्यकर्ता यहाँ आए और उन लोगों ने अलग अलग जगह संभाल लिए। यानी ये कोई गलत या कोई इस तरह के आरोप नहीं है जिस तरह का ममता बनर्जी लगाना चाहती हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास ये राइट है कि वो अपने कितने भी लोगों
लोगों को ला सकता है। और बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत राज्यों में उसकी सरकार है और बंगाल की लड़ाई उसके लिए नाक की लड़ाई हो गई है। तो ऐसे में वो यकीनन अपने कार्यकर्ताओं को लाएगी। और टीएमसी का दुर्भाग्य ये है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लिखने के बावजूद उसको इस राज्य के बाहर कहीं कभी कोई, सिर्फ उस तरह की जो नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्यों में जो हम लोग देखते हैं, जब वो दल बदल करते हैं तो वो किसी किसी पार्टी को पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा एक बार जदयू के भी वहाँ 6 विधायक जीते थे। इस तरह की चीज़ों में वो इस्तेमाल कर लेते हैं वहाँ, चूँकि स्थानीय दम से वो जीतते हैं और वो एक चेहरा पार्टी का हो जाते हैं और फिर वो अचानक पूरी पार्टी गायब हो जाती है। इसीलिए टीएमसी अगर कुछ दिन यहाँ दिखाई दी आपको चुनाव में, बल्कि मेघालय के और उनके तमाम के चुनाव में भी उन्होंने कोशिश की तमाम चीज़ें लगाने की, लेकिन वो उसको हासिल नहीं कर पाए थे। इसीलिए अगर कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, इसीलिए अगर बीजेपी की जो ऊर्जा आपको दिख रही है वो इसीलिए है क्योंकि बाकी तमाम राज्यों से उसके कार्यकर्ता यहाँ हैं और वो अलग अलग जगह पर रैली, रोड शो, उन सब की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और घर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके उलट अगर आप देखेंगे कि ममता बनर्जी के पैर में चोट लगने के बाद उनकी मोबिलिटी कम हुई, उसके बाद वो जिस तरह से उन्होंने कोशिश की उसकी सहानुभूति तो वो तो नहीं मिली, लेकिन अपनी मोबिलिटी वो खो बैठी उस समय, क्योंकि यात्राएं वो अभी भी कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से अगर वो दोनों पैरों से चल पा रही होती, व्हील चेयर पर नहीं होती, तो उनका एक और कुछ और अंदाज आप लोग देख सकते थे। ऐसा नहीं हुआ और उसका नुकसान ममता बनर्जी को होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मैं पहले कह चुका, ध्रुवीकरण पहले ही हो चुका है, डिवीज़न पहले हो चुके, लोग अलग हो चुके, लेकिन उस वोटर को जो कि स्विंग करता है उस पर नज़र दोनों पार्टियों की होती है और पूरी ताकत लगाई जाती है। यहाँ अगर हम लोग किसी को रिडंडेंट होते हुए देख रहे हैं इस पूरी लड़ाई में, अगर कहीं इस बार की जो मालदा मुर्शिदाबाद की जो कि सीट पर जब हम लोग बात करेंगे तो वो सीट वाइज फेज़ वाइज कर रहे हैं हम लोग, उस समय भी डाटा के साथ ही ये बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ से कांग्रेस या सीपीएम का कोई मतलब वहाँ क्यों नहीं रह जाता, वो बहुत गंभीर अब लड़ाई में क्यों नहीं मानी जा रही है। तो वो डाटा पर हम लोग बात करेंगे जब ये 6th फेज़ खत्म हो जाएगा। बात आज की है, मैं आपको कह रहा था ऑडियो वाली बात, वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए मैंने कहा था साफ़ हो जाएगी, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं, आरोप के लिए ज़रूर हो सकता है। तो आज आपने देखा होगा उस ऑडियो को लेकर शायद ही कोई चर्चा हुई हो। ये अलग बात है, अपनी शिकायतें दी, उसके अब जितना इस्तेमाल किया जा सकता था उतना इस्तेमाल हुआ, दोनों पार्टियों की तरफ से हुआ। कुछ बड़े सवाल बचे रह गए कि आखिर फ़ोन टैप किसने किया, फ़ोन किसके कहने पर टैप हुआ, और या फिर वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आई। इस तरह के सवालों के जवाब आपको जब मिलेंगे तो कई बार हो सकता है कि आप चौंक जाएं, लेकिन यहाँ इस वक्त अब इस चुनाव में उससे बहुत कुछ वोट हासिल नहीं किया जा सकता, ये तय हो गया। आप सिर्फ उसमें जो ध्रुवीकरण की प्रोसेस थी वो पहले ही पूरी हो चुकी, यानी ऐसा नहीं है कि स्टेप से सुनने के बाद किसी को बहुत ज़्यादा चेंज की उम्मीद रही हो, लेकिन वो राजनीतिक इस जागरण में काम आने लगा और इसीलिए हम लोग इस जार्गन को बार बार सुन रहे थे। फिर 2-3 दिन हो सकता है इस पर चर्चा हो, लेकिन इससे वोट मुझे नहीं लगता मिलेंगे। अमित शाह यहाँ कमान संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का, जैसा मैंने कल बताया था कि उनकी रैलियों को फेरबदल कर एक ही दिन में यानी 23 तारीख को वो आखिरी रैलियाँ करेंगे। 4 रैलियाँ उस दिन होंगी, तो वो काफ़ी बड़ी रैलियाँ होंगी। अब ये बात हो सकता है कि चूँकि सबसे पहले सीपीएम ने इस बात की कोशिश की थी कि वो वर्चुअल रैलियाँ करेंगी, यानी वो कोरोना के हालात देखते हुए वर्चुअल रैलियाँ करेंगी। और ये भी संयोग नहीं है कि राहुल गांधी ने उसके बाद जो है ये कहा कि वो अपनी सभाएं रद्द कर रहे हैं, यानी मुख्य मोर्चे के तौर पर दिख रहे राहुल गांधी या सीपीएम जो अपने आप को इस लड़ाई में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, एक तरह से मैदान छोड़ चुके हैं। और उनके मैदान छोड़ने के बाद उनके वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा और वोटर किस तरफ मूव करेगा, इस पर मैं कई बार बात कर चुका कि वाम मोर्चे के ज़्यादातर वोटर्स को बीजेपी अब अपना एक ठोर दिख रही है। कांग्रेस ज़रूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो सिटिंग एडजस्टमेंट है वो इनके साथ रहते हुए भी वो टीएमसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा इस तरह से एग्रेसिव या आक्रामक नहीं हो रहे, उनके स्थानीय लीडरशिप को छोड़ दें तो। इसका कारण ये है कि अभी भी अब ममता बनर्जी ये बात मानने लगी हैं कि उनको शायद स्पष्ट बहुमत ना मिले अगर उनको आए। हालांकि उनका खेमा यही कह रहा है कि वो 180 सीट वगैरह आ रही हैं, 160 से 180 आ रही हैं। प्रशांत देव की टीम के लोगों, प्रशांत भी किशोर की टीम के लोगों का भी यही मानना है कि वो इतने भारी बहुमत से आ रही हैं। ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर जब बोल रहे थे तो उसमें उस भारी बहुमत की कोई धमक नहीं दिख रही थी, वो एक अपनी लड़ाई के लिए पूर्व पीठिका तैयार करते दिख रहे थे। एक और जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि क्या बीजेपी इस हिस्से में
7वें और 8वें फेज़ में अपने आप को ला पाएगी। तो 7वें फेज़ की अलग बात है, 8वें फेज़ में जो कोलकाता के हिस्सों में अलग-अलग है, जैसे भवानीपुर और तमाम सीटों पर होगा जो इलेक्शन होने हैं, जो 7वें, छठे, 7वें और 8वें फेज़ की बची हुई हैं। तो मुझे लगता है कोलकाता के हिस्सों में बीजेपी घुस रही है और वहाँ वो ठीक-ठाक से लड़ेगी। यानी फिर टीएमसी अपने गढ़ों के अंदर बीजेपी को आने से रोकने में नाकाम होती हुई दिख रही है, अलग-अलग सीट पर। अभी जो जो सीटें मुस्लिम बाहुल्य की होंगी वहाँ बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा वोट नहीं बचता है। वहाँ जो जो सीटें होंगी उस पर वो चुनाव लड़ते दिखें, वो जाकर वहाँ प्रचार करते दिखें, लेकिन वहाँ उनको कुछ मिलेगा इस पर शक भी है। और ये इस शक के पीछे बहुत सारे आधार हैं जो आप सब लोग पहले से जानते हैं। यानी बंगाल के चुनाव के लिए जब हम उन ज़िलों में घुसेंगे जहां मोमडन आबादी बहुत ज़्यादा है, तो टीएमसी उसकी एकमात्र जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन क्या उसका रिएक्शंस बाकी सब जगह हो सकता है, इस पर चर्चा हुई नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। मुझे लगता है कि इसका रिएक्शंस जो रिवर्स कार्टिलाइजेशंस होता है जो पॉलिटिक्स का, वहाँ हो सकता है। जिस तरह से ध्रुवीकरण किया जाता है, पोलराइजेशन जो रिवर्स होता है वो हो सकता है, अलग अलग जगह पर हो सकता है, और ये बात बीजेपी को फ़ायदा दे सकती है। छठे चरण में बीजेपी के पास करो या मरो है, क्योंकि अगर वो इसको बेहतर तरीके से करते हैं तो उनको सत्ता के नज़दीक जाने से टीएमसी रोक पाने में नाकाम सिद्ध होगी। जैसे कि नॉर्थ 24 परगना में भी आपको बीजेपी की सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। साउथ 24 परगना को टीएमसी ने साफ किया है, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों का मानना है 5 सीटें, 4 से 5 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जो इस वक्त का हम लोग सिनेरियो देख रहे हैं। यानी बीजेपी इन तमाम जगहों पर जहां टीएमसी का एक छत्र राज हो गया था, 2 चुनाव की बात कर रहे हैं, इससे पहले टीएमसी का कोई राज-वाज वहाँ नहीं था, वहाँ वाम मोर्चा था। तो वो चीज़ें अगर आप देखेंगे तो उन सारी सीटों को जोड़ने के बाद ये छठा जो चरण है ये तय कर सकता है कि बीजेपी उन पे अपना वहाँ बढ़त हासिल ना करे, तो भी यहाँ से जीत कर अगर निकलती है, जो उनके लोग नेता इस समय उम्मीद कर रहे हैं। और हमको भी ये लग रहा है कि यहाँ बीजेपी को काफ़ी एज मिल सकता है अगर बीजेपी के पक्ष में वोट हो रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वोटर्स को इस पर प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि मैं फिर वापस बार बार मेरा मन आज कोरोना पर जा रहा है, क्योंकि दिन भर आज हम लोग उन टीवी के दृश्यों को देखते रहे यहाँ बैठकर, जो दिल्ली में, गाज़ियाबाद में, जो नोएडा में, जो लखनऊ में, जो बनारस में दिखते रहे। शहडोल की वो घटना और है। यूँ तो मैं तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए, चूँकि मैं मेरी पत्रकारिता में मैंने क्राइम से शुरुआत की थी और अलग अलग जगह तमाम चीज़ें इस देश के एक एक शहर को, एक एक गांव को घूमकर, गांव मैं नहीं कहूँगा एक एक गांव, लेकिन ज़्यादातर शहरों में मैं घूमकर रिपोर्ट कर चुका हूँ। तो लिहाजा हम लोग हर एक इशू पर बात करते हैं, मतलब ज़्यादातर इशूज़ पर बात करते हैं जिस पर इंटरेस्ट होता है, और उस पर मेरा अपना एक व्यू जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इस समय हम बंगाल में, मैंने ये शुरुआत की लगभग 1 महीना आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए हुआ, किसी के साथ 15 दिन हुआ है, तो उसमें हम लोगों के आइडियाज़ एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहे हैं। बहुत सारे लोग उसमें लिखते हैं, तो मैं उनसे एक बार अनुरोध ज़रूर करूँगा कि भाषा शालीन रखिए, क्योंकि हम लोग शालीन शब्दों में भी अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, और जो भी दूसरे को कहना है, जो जिसके लायक वो है, उसको शालीन शब्दों से हम कह सकते हैं। इसीलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपनी शालीनता उन शब्दों में रखिएगा, ताकि हम लोग ये कह सकें कि आपकी भाषा के पास शब्दों की कोई कमी नहीं है, और आप अपने गुस्से को, अपने विषाद को, अपने किसी भी विचार को उन शब्दों की परिधि में पेश कर सकते हैं और रख सकते हैं सबके सामने, और उससे लोग वो भी रखेंगे, मुझे लगता है उससे सहमति और असहमति रखेंगे। मैं दोनों का स्वागत करता हूँ। आज मैं मुझे लगता है कि आज मेरा मन आपको एक कविता जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति बेहद गंभीर विषय होती है, लेकिन फिर भी मुझे एक अभिज्ञात की एक कविता है, बहुत लंबी कविता है, जो हावड़ा पर उन्होंने लिखी थी, वो शेयर करने का मन है कि किस तरह से हावड़ा ब्रिज को उन्होंने ये कहा कि हम लोग सामान्य दिनों में हावड़ा ब्रिज पर, वैसे तो मैं इसको, बहुत लंबी कविता है लेकिन कुछ मैं बता देता हूँ कि प्रतिदिन पल पल हजारों लोगों और वाहनों को इस पार से उस पार ले जाने वाले ब्रिज के कंधे नहीं उठा पा रहे थे अपने अकेलेपन का बोझ। ये अकेलापन हड़ताल की वजह से जो होता है उसको उन्होंने गौर किया है। देखो कहीं अकेलेपन के बोझ से टूटकर किसी दिन गिर न जाए हावड़ा ब्रिज। सोचता हूँ तो कांप उठता हूँ, हावड़ा ब्रिज के बिना कितना सूना सूना लगेगा बंगाल का परिदृश्य।
ब्रिज का चित्र देखकर लोग पहचान लेते हैं, वह रहा कोलकाता, अपनी ही सांस्कृतिक गरिमा में जीता और उसी को चूर चूर करता, तिल तिल मरता। सामान्य दिनों में हावड़ा ब्रिज पर चलते हुए कोई सुन सकता है उसकी धड़कन साफ साफ, एक सिरन सी दौड़ती है उसकी रगों में, जो हर वाहन ब्रिज से गुजरने के बाद छोड़ जाता है अपने पीछे, देता हुआ धन्यवाद, कहता हुआ टाटा, फिर मिलेंगे। वाहनों के पीछे छूटी गर्म थरथराहट ब्रिज के रास्ते पहुंच जाती है, आदमी के तलवों से होती हुई उसकी धमनियों में, और आदमी एकाएक तब्दील हो जाता है स्वयं हावड़ा ब्रिज की पीठ में, उसके किसी पुर्जे में, जिस पर से हो रहा होता पूरे इत्मीनान के साथ आवागमन। और यह मत सोचें कि यह संभव नहीं, पुल दूसरों को पुल बनाने का हुनर जानता है। हर बार एक आदमी, एक वाहन, एक मवेशी का पुल पार करना पुल को नए सिरे से बनाता है। पुल हर बार वह दूसरे के पैरों और चक्कों से पार करता है अपनी ही यात्रा। पुल दूसरों के पैरों से चलता है अपने को पार करने के लिए। अपने से पार हुए बिना कभी कोई नहीं बन सकता पुल। जो ये राज जानते हैं वे सब हैं पुल के संगोतिए। अंग्रेजी राज में सगोती इसको कहा जाए। अंग्रेजी राज में गांधी ने भी बंद को बनाया था पुल, लेकिन अब बंद पुल नहीं है, पुल नहीं रह गया है बंद। सुबह से शाम तक हर आने जाने वाले से कहता है हावड़ा ब्रिज, यह पुल और आदमी दोनों के पक्ष में की गई ज़रूरी कार्रवाई है। पुल और पुल के अर्थ को बचाने की पुरजोर कोशिश है, और आखिरकार हर कोशिश एक पुल ही तो है। कई बार मुझे लगा कि बंगाल के ललाट पर लिखा हुआ एक विराट मुकुट है हावड़ा ब्रिज। यदि वह नहीं रहा तो उसके बाद बनने वाले ब्रिज होंगे उसके स्मारक, लेकिन मुकुट नहीं रहेगा तो फिर नहीं रहेगा। कोलकाता पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई, बहुत सारे खूबसूरत गीत लिखे गए। कई मैं आपको वामपंथियों की उन कविताओं को भी सुनाने की कोशिश करूंगा जिनमें उन्होंने हिंसा के बारे में लिखा, यानी 72 से 77 के दौरान की हिंसा को जिन्होंने एक तरीके से लिखा है, लेकिन फिर बाद में उसकी हिंसा को उनकी विचारधारा के लोगों ने आजमाया है बाकी आदमियों पर। आज इतना ही, लेकिन फिर आप तमाम लोगों से कोरोना को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ बंगाल में हैं, अपनी तरफ से जितनी हम लोग कोशिश कर सकते हैं बचाव की वो कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोगों के इसी तरफ से हम लोगों को सद्भावनाएं भी चाहिए होती हैं, क्योंकि हम लोग जब घर से बाहर हैं, जितने पत्रकार यहाँ मुंबई दिल्ली से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, वो लोग होटलों में रुके हुए हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ें जो घर का एटमॉस्फेयर होता है नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि आज चूँकि दिल्ली से मेरे कई साथियों के और खुद के परिजनों के मेरे घर मुज़फ़्फ़रनगर की तरफ के लोगों का जब मैं खबर सुन रहा हूँ कि वो एडमिट हैं, उन लोगों को कोरोना है, तो लगता है कि जैसे इस पर बात किया जाना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन हम लोग अभी चुनाव पर बात कर रहे हैं, और ये एक संकट के समय किसी और पर बात करना भी हो सकता है। आज इतना ही। हो सकता है मेरे कई दोस्त इस बात से शायद इत्तेफाक ना रखें, लेकिन इस वक्त कोरोना से बचना ज़रूरी है, और इस समय पूरे देश का ध्यान उस पर होना चाहिए। नमस्कार।